गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएमजे स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर आपको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं का 6वां पाठ बसंत की सच्चाई। ये एक छोटा सा नाटक यानी कि एक छोटी सी एकांकिका है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो पाठ की शुरुआत से पहले मैं आपको लेखक का परिचय करा देती हूँ। आपने इनका एक नाटक 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है जिसका नाम था भीम और राक्षस एकांकी। और विष्णु प्रभाकर जी नाटक लेखन में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो इनका परिचय आपको फिर से एक बार मैं करा दूं। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में हुआ था। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और अब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं में ओतप्रोत है। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। यानी कि ये बहुत ही हिंदी साहित्य के मानव जीवन का चित्रण करने वाले लेखकों में से एक है विष्णु प्रभाकर जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मीरपुर गांव में हुआ था 1912 में। और इन्होंने पंजाब में शिक्षा ली थी। 15 वर्ष तक उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने क्या किया, 15 वर्षों तक सरकारी नौकरी की और बाद में वहाँ से उन्होंने त्याग पत्र दिया और तब से वो स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन उन्होंने अपनी नौकरी का इस्तीफा देने के बाद साहित्यिक बड़े एक स्वतंत्र साहित्यिक बन के रह गए। और इनके बारे में आगे बताते हुए मैं यहाँ पे दिया है कि वह गांधीवादी लेखक थे और उनके एकांकियों में संवेदना यानी कि इमोशंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। उनके एकांकियों में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से भावनात्मक रीति से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है। और उनके एकांकियों की विशेषता ही यही है। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगो युगो क्रांति और गृहस्थी। तो ये रहा लेखक परिचय। आपको यहाँ पे मैं शब्दार्थ बता दूं। राह यानी कि रास्ता, मार्ग मतलब राह यानी कि रास्ता और मार्ग। दिया सलाई मतलब जो मैच स्टिक्स रहते हैं उसको बोलते हैं। और छलनी आपको पता है जो स्ट्रेनर बोलते हैं इंग्लिश में, एक छोटा सा उपकरण जिससे चाय वगैरह, पानी, चाय वगैरह छाना जाता है। और एक आना मतलब 6 पैसे। रुआसा मतलब रोने जैसी सूरत। अहीर यानी कि ग्वाला। होंठ भींचना मतलब दर्द सहन करना। बहुत दर्द जब होता है तो होठों को दबा देते हैं। होंठ भींचना मतलब उसको क्या बोलते हैं, दुख को सहन करना। फेरी वाले यानी कि जो लोग घूम घूम कर कुछ सामान बेचते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता होना चाहिए। और भुना लाना मतलब उसका चिल्लर बना के लाना। 10 रुपया का नोट दे के उसके कॉइन्स 1-1 रुपया से लेना, चिल्लर छुट्टा करके लाना बोलते हैं ना, वही। उसके बाद ओसारा मतलब बरामदा, घर के आगे का भाग। जो घर के आगे का भाग रहता है आंगन बोलते हैं हम। आंगन से पहले जो भाग रहता है उसको बोलते हैं बरामदा।
और शक्ल यानी कि स्वरूप, रूप, आकृति, शक्ल सूरत से कैसा है बोलते ना वही। फिर व्यग्रता मतलब उद्विग्न, बेचैन, परेशान रहना, व्याकुल रहना। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ, आपको समझ में आया होगा। तो इसके पहले मैं इस एकांकी के बारे में आप इस एकांकी के अभ्यास से आप क्या सीखेंगे कि प्रामाणिकता से किस तरह से जिया जाता है, और जो व्यक्ति प्रामाणिक रहता है उसकी हर कोई क्या करता है, मदद करता है। कोई भी संकट आए, किसी भी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपका ईमान कभी भी नहीं बेचना है। ईमान बेचना यानी कि आपके जो ईमानदारी है, आप जैसे प्रामाणिकता से रहते वैसे रहना है। लालच में कभी भी नहीं आना है। जो व्यक्ति लालची होता है उसका हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रामाणिक रहता है, जो लालची नहीं होता, उसका भले ही वो गरीब रहे लेकिन वो कभी भी नुकसान में नहीं रहता, बल्कि उसकी सब लोग मदद करते हैं। ऐसे इस पाठ से आप सीखेंगे। तो इसके पात्र परिचय, बसंत, इस पाठ में 4 पात्र हैं। उसमें पहला पात्र जो है बसंत, एक छोटा सा गरीब शरणार्थी यानी कि नम्र जो ऐसा एक लड़का है। और प्रताप जो है बसंत का भाई। और पंडित राजकिशोर जो है एक नेता है। और उनके साथ साथ और 2 व्यक्ति है यहाँ पे, डॉक्टर एक है और उनके ऐसे ही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति ऐसे नाटक में दिखाए गए हैं। तो दृश्य पहला, आपको पता होना चाहिए कि नाटक जब शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही कहीं भी आप रहते वहाँ पे नाटक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टेज अरेंज करना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे स्टेज बनाया गया है। एक बड़े नगर बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य वहाँ पे दिखा। एक बड़ा शहर है, वहाँ पे एक बाजार, उस शहर में क्या हुआ है, बाजार का दिन है और वो दृश्य वहाँ पे दिखाया गया है। आने जाने, लेने देने का शोर, बाजार में आपने जाके देखा होगा, कोई किसी का वहाँ पे नहीं होता, वो सब लोग अपने अपने कामों में जुटे रहते हैं। तो उन सब का एक ही आवाज़ मिलता है। बहुत सारे लोग एक साथ बातें करते हैं, किसी की बातें की सिर्फ बाजू वाले जिसके साथ आप बात करें उसको उतनी ही सुनाई देती है, लेकिन आवाज़ बहुत होता है कि सब लोग एक ही टाइम पे क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। इसलिए बाजार में ये शोर दिखाया दिया है यहाँ पे। फिर फेरी वालों की पुकार, आपको पता होगा जो घूम के सामान बेचते हैं ना, और या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, देखो अगरबत्ती वगैरह बेचते हैं, सोप बेचते हैं, तो अगरबत्ती जला के दिखाते हैं 10 रुपये को 2 वगैरह, इस तरह से उनके ट्यून में जो बोलते हैं वो सारी पुकार है, यानी को चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उस तरह से बोलते, वो सब आवाज़ें यहाँ पे आ रही है। और इसी के बीच एक छोटा सा लड़का है जो नंगे पैर, मतलब उसके पैर में चप्पल जूता कुछ भी नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और हाथ में सामान संभालते हुए भागता हुआ आता है। वहाँ पे वो नाटक शुरुआत अभी होती है, तो ऐसे दृश्य में वो लड़का भागता हुआ वहाँ पे आता है। उसके हाथ में कुछ सामान है और उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। मतलब है उसकी आयु के मतलब एक 12 साल का वो लड़का है और इसी का नाम है बसंत। और वो पुकार रहा है, मतलब वो अपने पास जो सामान है वो बेचने के लिए पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है देखेंगे यहाँ पे। बसंत, अभी मैं पढ़ती हूँ पहले। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। फिर कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति से जाते दिखाई देते हैं, उसे वहाँ से जाते दिखाई देते, वे मजदूर के नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत, साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत, साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। बसंत, बटन। राजकिशोर, नहीं। बसंत, दिया सलाई। राजकिशोर, नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर,
साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ? बसंत, अच्छा आप 6 पैसे। राजकिशोर, ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत, रुआसा, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। बसंत एकदम से बोलता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। राजकिशोर, नहीं लोगे? बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत, 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। बसंत, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले ले। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, नोट है। फिर बसंत बोलता है, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। राजकिशोर, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। बसंत, नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। राजकिशोर, भाई तुम तो मैं यह आया। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना? बसंत, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत तो नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वही खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तो ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो एक आपको ये मैंने बताया, उसके बाद बसंत ऐसे ही पुकारता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, छलनी है, बटन है, दिया सलाई वगैरह, मतलब बटन जो छलनी आपको मैंने शब्दार्थ में बताया, दिया सलाई यानी कि मैच स्टिक, ऐसी छोटी छोटी हर रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें वो बच्चा बेचता है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे व्यापारियों के पास हम क्या करते हैं, नहीं लेते कुछ भी। आज पुराने दिनों से भी यही चलता आया है, इस पाठ से आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिर उसके पास कोई नहीं सुनता, सब अपने उसको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो ऐसे चिल्लाता रहता है, उसको सब लोग देखते लेकिन कोई कुछ खरीदता नहीं, आगे बढ़ते जाते। फिर उसी समय उसको एक खद्दरधारी यानी कि खादी के कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति उसको नज़र आता है और उसको देखकर हमारे जो बसंत है उसको लगता है कि शायद ये व्यक्ति कुछ खरीदेगा मेरे पास से, इसीलिए वो भागता हुआ उस व्यक्ति के पास जाता है और साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, साहब दिया सलाई लीजिए। तो बोलता है कि अपने सामान का वो क्या करता है, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करता है कि मेरे पास देसी बटन है साहब, ले लीजिए, आप दिया सलाई तो लीजिए बोल के बोलता है। फिर राजकिशोर उसको देखते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए बाबा, जाओ यहाँ से। फिर बसंत बोलता है, साहब छलनी लीजिए, दूध वगैरह छान सकते हैं आप, चाय छानिए। आपको पता है कि ऐसे लोग फेरी वाले जो रहते हैं किस तरह से बातें करते हैं। फिर राजकिशोर बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। फिर बसंत बोलता है, बटन तो ले लीजिए। फिर राजकिशोर बोलते हैं, नहीं बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी बसंत बोलता है कि आप दिया सलाई तो लीजिए, मैच स्टिक तो लीजिए। फिर राजकिशोर बोलते हैं कि नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। फिर बसंत बोलता है एकदम विनम्र स्वर से, मतलब वो उनको रिक्वेस्ट करता है कि
देखिए साहब, एक छलनी तो लीजिए, सिर्फ 2 आने की है, 2 आना कीमत है इसकी। आप अगर ले लेंगे तो मुझे कुछ तो मिलेगा। 2 आना यानी कि 6 पैसे। तो राजकिशोर बोलते, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ? अरे ठीक है, सिर्फ 2 आने की पता है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं तो मैं क्यों लूँगा? फिर बसंत बोलता है, अच्छा आप 6 पैसे में लीजिए। 6 पैसे ऐसे मतलब आपके पास नहीं है क्या? ऐसे बोलने ही वाला है बसंत। तभी राजकिशोर बोलते, ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अरे बाप रे, ऐसे सब ये मत बताओ, मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं कैसे लूँगा? मुझे नहीं चाहिए। फिर से बसंत एकदम रुआसैनी रोने जैसी सूरत बना के, साहब सवेरे से अब तक कुछ भी नहीं बिका। आपसे आशा थी, इसीलिए मैं आपके पास आया था। साहब एक तो ले लीजिए, कुछ तो लीजिए, आपसे आशा है, कोई भी नहीं ले रहा है। आपको देखकर मैं भाग के आया, मुझे लगा कि आप कुछ खरीदेंगे मेरे पास, इसीलिए मैं आपके पास आया, बोल के वो रिक्वेस्ट करता है, उनको विनती करता है। फिर राजकिशोर अपने हाथ डालते जेब में। फिर तुम तो नहीं सुनोगे ऐसे बोल के, ठीक है ये लो पैसे रखो और जाओ यहाँ से, 2 पैसे लेकर जाओ। फिर बसंत बोलता है, नहीं नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे मैं नहीं लूँगा, ऐसे बसंत बोलता है। फिर राजकिशोर बोलते, नहीं लोगे पैसे? नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं लोगे पैसे? फिर बसंत, जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए, आप मुझे ऐसे ही पैसे नहीं दे सकते, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आप क्या करो, एक छलनी खरीदो। फिर अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा, कितना फ़ायदा होगा तुम्हें एक छलनी बिकने के बाद? तो बसंत बोलता है, 2 पैसे मिलेंगे, तो बस पैसे ले लो और समझ लो। तो ठीक है ना, 2 पैसे मिलेंगे तो ये 2 पैसे रखो और समझो कि तुमने एक छलनी मुझे बेच दी, मैंने तुमसे एक छलनी खरीदी, ऐसे समझो और यहाँ से जाओ। लेकिन बसंत, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बसंत कितना प्रामाणिक है, ईमानदार लड़का है। तो वो बोलता है कि नहीं साहब, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी खरीद लीजिए, फुकट के पैसे में नहीं लेता। देखो यहाँ पे उसकी जो गुण है वो आपको नज़र आते हैं कि बसंत बहुत ही ईमानदार लड़का है, उसको अपना सामान बेचने का ही पैसा चाहिए, फुकट में कोई देता है बोल के वो लालच से वो पैसा लेना नहीं चाहता। वो बहुत ही प्रामाणिक लड़का है। तो राजकिशोर पर इस बात का थोड़ा असर होता है कि लड़का बहुत ही प्रामाणिक लगता है, लालची बिल्कुल नहीं है। अगर दूसरा कोई होता तो ठीक है बोल के 2 पैसे तो रख लेता, लेकिन ये लड़का बहुत ही प्रामाणिक है, कुछ तो अलग लड़का है ये बोल के राजकिशोर पर इस बात का असर होता है। फिर वो अपनी जेब टटोलते, मतलब बाद में खरीदेंगे छलनी बोल के अपने जेब को हाथ लगा के देखते हैं, लेकिन उनके जेब में छुट्टा पैसा नहीं रहता, उनके पास एक नोट रहती है, 1 रुपया की नोट। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, नोट है। फिर उदास हो जाता है बसंत, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं, मैंने कुछ बेचा ही नहीं, तो मेरे पास कैसे चिल्लर पैसे कहाँ से आएंगे, मैंने कुछ बेचा ही नहीं है सुबह से। इसीलिए राजकिशोर बाद में बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता था ना मुझे नहीं चाहिए बोल के। तो मैं तुमसे कल लूँगा, या फिर तुम मेरे घर आ जाओ, मैं किशनगंज में रहता हूँ। कहाँ रहते राजकिशोर? किशनगंज में। राजकिशोर जो है मजदूरों के नेता है, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने वाले जो है उनके एक नेता है, उनके लीडर है, और एक समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व बोलते हैं ना, वैसे है। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं कल ले लूँगा, नहीं तो तुम मेरे घर आ जाना, मैं किशनगंज में रहता हूँ। फिर बसंत, नहीं साहब आज ही लो ना आप, बोलता है मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बेचा है, मैं अभी आपके ये नोट लेकर जाता हूँ और भुना लाता हूँ, यानी कि छुट्टा बना के लेके आता हूँ। फिर राजकिशोर बोलते, भाई तुम तो बस मैं अभी आता हूँ बोल के बसंत क्या करता है, वहाँ से वो बोलता है उनको
और तभी राजकिशोर बोलते कि ठीक है, लेके आ जाओ चिल्लर पैसा, भुना करके लेके आ जाओ। अभी आया साहब, अभी आप पलक झपकते ही मैं आ जाऊंगा बोल के बसंत वहाँ से वो नोट लेकर जाता है भागता हुआ। और वही राजकिशोर जी खड़े खड़े उसका इंतज़ार कर रहे। 10-15 मिनट यहाँ पे बीत जाते हैं, लेकिन बसंत वापस नहीं आता। और उत्सुक होकर राजकिशोर जी बाजार की ओर देखते रहते, लेकिन वहाँ पे बसंत नहीं आता। अगला जो भाग आगे क्या होता है कि राजकिशोर 15 मिनट वहाँ पे रुकते हैं और आप खुद से बोलते हैं कि 15 मिनट हो गए, अभी तक नहीं लौटा, कहाँ रह गया, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। तो उनको अभी उस पर विश्वास नहीं होता है कि वो मुझे फंसाकर यहाँ से चला गया, नहीं लौटेगा, ऐसे समझ के वहाँ से वो क्या करते हैं, राजकिशोर जी निकल जाते हैं। यहाँ पे पहला दृश्य खत्म हो जाता है। इस नाटक का दूसरा दृश्य है, यहाँ पे स्टेज पर थोड़ा सा परिवर्तन है। एक किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है और हल्का शोर, मतलब वहाँ पे ज़्यादा शोर, बाजार जितना शोर नहीं है। और शाम का समय है और लोग अपने अपने काम से घर की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वहीं पे स्टेज पर उन्हीं के बीच क्या होता है, एक दुबला पतला सा लड़का भागता हुआ आता है और किसी को पूछता है उसका आयुष्य, मतलब उसका एज, उसकी उम्र 10 साल की है और वो शक्ल से बसंत जैसा ही है। और ये जो है लड़का प्रताप है, बसंत का छोटा भाई। और वहाँ पे उस गली में आकर वो लोगों को पूछता है कि क्या पूछ रहा है, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो प्रताप बोलता है, क्यों जी किशनगंज यही है? फिर एक व्यक्ति से पूछता है प्रताप। एक व्यक्ति बोलता है, हाँ किशनगंज यही है। प्रताप बोलता है, राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति बोलता है, कौन राजकिशोर? फिर प्रताप बोलता है, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलता है, मैं तो नहीं जानता, आगे पूछो। फिर प्रताप वहाँ से आगे बढ़ता है और दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप पूछता है उनको, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन पंडित राजकिशोर? वो जो मजदूरों के नेता है। वो दूसरा व्यक्ति फिर से प्रताप को पूछता है। प्रताप बोलता है, हाँ हाँ वही वही। फिर इशारा करके, उधर देखो वह नीला पर्दा है ना, हाँ बस वे वही रहते हैं। वहाँ पे एक नीला पर्दा, एक मकान है और एक नीला पर्दा दिखाई दे रहा है। वहाँ पे इशारा करके वो दूसरा व्यक्ति प्रताप को पंडित राजकिशोर जी का पता बता देता है। तो ये भाग मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको समझ में आया होगा। फिर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और प्रताप नीले पर्दे वाले मकान की तरफ जाता है, पुकारता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी बोल के। फिर अंदर से आवाज़ आती है राजकिशोर जी की, अंदर से राजकिशोर जी आवाज़ देते हैं, कौन? खिड़की से झाँक कर देखते हैं, क्यों भाई क्या बात है? खिड़की से झाँक कर बाहर देख के एक छोटा सा लड़का अपने नाम से पुकार रहा है बोल के वो उसको पूछते हैं, क्यों भाई क्या बात है, क्यों मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हो? प्रताप बोलता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तो बसंत ने प्रताप को राजकिशोर जी के पास भेजा है। क्यों भेजा है आगे देखिए। राजकिशोर जी बोल, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे बोल के उसको पूछते हैं, तुम्हारा भाई? उनको समझ में नहीं आता ये कौन लड़का है, इसका भाई कौन, मैं नहीं जानता, तो लड़का कैसे यहाँ पे आया बोल के, तुम्हारा भाई और तुम कौन हो बोल के पूछते हैं राजकिशोर। फिर प्रताप बोलता है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। हाँ राजकिशोर, हाँ हाँ आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था उसको मैंने, एक छलनी ली, 1 रुपये का नोट दिया। हाँ फिर प्रताप बोलता है, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट आ ला रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। इसीलिए बसंत वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। बच्चों, आप फिर से बसंत की प्रामाणिकता से यहाँ पे परिचित होंगे कि बसंत वहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि उस बेचारे छोटे से बच्चे का, 12 साल के बच्चे का, जब वो भागते हुए नोट भुनाकर लेके आ रहा था तो
वो एक मोटर के नीचे आया और उसके ऊपर से वो मोटर निकल गई। ये सुनते ही राजकिशोर एकदम आश्चर्य से पूछते, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? उनको बहुत डर लगता है कि उस बच्चे को कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो उतने आश्चर्य से पूछते हैं कि मोटर उसके ऊपर से निकल गई। प्रताप स्वर गिरता है। प्रताप एकदम धीरे आवाज में बोलता है, उसका सामान पैसे सब बिखर गया, उसके दोनों पैर कुचले गए। मतलब उसके पास जो भी सामान था बेचने का और उसके हाथ में जो छुट्टा था पैसे, वो भी सब बिखर गया और उसके दोनों पैरों पर से क्या गई? मोटर गया और उसके पैर कुचल गए हैं। राजकिशोर बोलता है, भय से एकदम राजकिशोर पूछते हैं, पैर कुचल गए? फिर प्रताप रुआसा मतलब रोने से सूरत, जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रताप को बसंत ने क्यों भेजा है। जो पंडित राजकिशोर के पैसे उसके पास बचे थे वो लौटा नहीं पाया था, क्योंकि उसकी वहाँ पे दुर्घटना हो गई। फिर उसके बहुत देर के बाद शाम को जब होश आया तो उसको याद आया कि उनके पैसे लौटाने हैं, इसीलिए उसने अपने भाई को कितने पैसे लौटाने के लिए भेजा है? 14.5 आने। वही मैं लौटाने आया हूँ। राजकिशोर जी एकदम से चौंक जाते हैं। मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ हैं? उनको बहुत दुख होता है। और मेरे पैसे लाए हो, उसने दिए हैं तुम्हें तो, लेकिन अब वो कहाँ हैं? प्रताप बोलता है, घर में। घर में कौन है? फिर प्रताप बोलता है, राजकिशोर जी उसको पूछते हैं, तो तुम्हारे घर में और कौन रहता है? तो कोई भी नहीं। तो कोई नहीं, तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता? राजकिशोर जी उसको पूछते हैं। तो प्रताप बोलता है कि मैं और मेरा भाई दोनों ही रहते हैं भिकू आहिर के घर। आहिर यानी कि ग्वाला जो बोलते हैं, उनके घर में रहते हैं। फिर तुम्हारे माँ बाप क्या है? तुम दोनों ही रहते हो, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? फिर वो रोता है, मेरे मारे गए दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। जब ऐसे ही एक दंगे चल रहे थे शहर में, तो उसी दंगों में वो क्या हो गए हैं? मारे गए हैं। तब से बच्चे दोनों भिक्कू आहिर के घर में किराए से रहते हैं। उन्हें किसी ने मार डाला, तुम दोनों भिक्कू आहिर के घर रहते हो। बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो प्रताप का रोना देखकर राजकिशोर जी का मन भर आता है। बोलते कि चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, तुम रो मत। फिर प्रताप, आप मेरे साथ कैसे चलोगे? मतलब इतने बड़े व्यक्ति अपने घर कैसे आएगा? बोल के प्रताप आश्चर्य से पूछता है, हाँ अभी चलो और मैं तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? फिर वो बोलता है कि अहिर टीले में। कहाँ रहता है प्रताप और बसंत? अहिर टीले में रहते हैं। तो राजकिशोर जी अंदर की ओर अपने घर की ओर देखते हैं और अमर सिंह, मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है। जल्दी करो, भिक्कू आहिर का घर पूछ लेना, मुड़कर आओ। बच्चे बोल के वो मतलब अपने नौकर को ऐसे बोलते हैं कि मैं आहिर टीले में जा रहा हूँ, एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आके कुचल गई है, तुम वर्मा डॉक्टर को लेकर वहाँ पे पहुँच जाओ। भिक्कू आहिर बोल के किसी को भी पूछोगे तो तुम्हें उस मकान का पता चलेगा। तो मैं आगे जाता हूँ बोल के प्रताप को चलो बच्चे बोल के वहाँ से वो निकल जाते हैं। यहाँ पे ये दूसरा दृश्य खत्म होता है। तो तीसरा दृश्य यहाँ पे है, मतलब ये बसंत के घर का दृश्य है। वहाँ पे राजकिशोर जी जाते हैं, बसंत वहाँ पे लेटा हुआ है और उसको दर्द से बहुत दर्द हो रहा है। वो आ करके क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है बहुत। उसके दोनों पैर मोटर के नीचे आए हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसको कितना दर्द होता होगा।
फिर प्रताप उस घर के पास लेके जाके उनको, यह रहा साहब मेरा घर। अरे ये तो ज़मीन पर लेटा है। फिर अंदर जाते ही राजकिशोर जी देखते हैं कि वो ज़मीन पे लेटा है बच्चा। फिर ज़मीन पे क्यों लेटा है बोल के पूछते, लेकिन ये देखकर बसंत एकदम आश्चर्य हो जाता है, आप यहाँ आए हैं। फिर राजकिशोर जी पूछते उसको, कहीं चोट नहीं, कहाँ चोट लगी है, कहाँ तुम्हें जख्म हुई है बोल के पूछता है। देखो देखो मुझे देखने दो बोल के वो देखते हैं उसके पास आकर। और उसको किसी ने फर्स्ट एड क्या किया था, वहाँ पे पट्टी बांधी थी। और वो जब छूते हैं तो उसकी चीख निकलती है, मतलब उसको उतना दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो दर्द सहने के लिए अपने होठ भींचता है। यहाँ पे होठ भींचना यानी कि दर्द को सहना। ऐसे इंजेक्शन वगैरह देते हैं तब आप लोग रोते होंगे यहाँ यहाँ करके, लेकिन जो लोग रहते हैं कुछ लोग ऐसे होठ भींच कर क्या करते हैं, दर्द सहते हैं। फिर बसंत ओ ओ बोल के चिल्लाता है। फिर राजकिशोर उसको देखते हैं और घबराओ नहीं, अभी डॉक्टर आएंगे। फिर बसंत, मैं मोटर से टकरा गया था इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। फिर भी ये प्रामाणिक बच्चा बोलता है कि मैं उस समय नहीं आ पाया, मैं जल्दी जल्दी में आ रहा था और मोटर से टकरा गया। फिर राजकिशोर बोलते, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तुम वो पैसों कल की जो बात हुई उसकी चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम पहले ठीक हो जाओगे बोल के बोलते हैं। फिर बसंत और पूछता है, डॉक्टर को आपने बुलाया है? फिर तभी क्या होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। तो डॉक्टर ने इस लड़के को देखा है बाजार में? जी हाँ, ज़रा देखिए तो। फिर डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत फिर से होंठ भींचकर दर्द सहता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। और अपने भाई को एक बार और डॉक्टर को एक बार और राजकिशोर को एक बार वो देखते हुए उत्सुकता से पूछता है, देखता है। और राजकिशोर उत्सुकता से डॉक्टर से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? फिर डॉक्टर बोलते हैं, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा, यानी कि वो उसकी हड्डी टूटी, स्क्रीन करके यानी कि उसका क्या करना, देखते हैं ना एक्सरे वगैरह करके, तो वो देखना होगा कि कहाँ पे चोट है। दूसरा पैर तो ठीक है पर इसे अभी अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। फिर राजकिशोर जी बोलते हैं, तो क्या हुआ, अभी से अभी ले चलते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। फिर डॉक्टर बोलते हैं, जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। तो उसको एक पेन किलर का इंजेक्शन डॉक्टर देते हुए बोलते हैं कि आप फ़ोन कीजिए एम्बुलेंस को, मैं तब तक एक इंजेक्शन करता हूँ। फिर बसंत आंखें खोलता है, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, ऐसे बोल के उसको समझ में नहीं आता कि ये घटना कैसे घट रही है। लेकिन यहाँ पे आप बसंत की प्रामाणिकता, बसंत की सच्चाई के साथ साथ पंडित राजकिशोर जी का मन, जो गरीबों की मदद करना, यही जो इस एकांकी की विशेषता है, विष्णु प्रभाकर जी के एकांकी की विशेषता यही है कि उनके सारे लेखन में इसी तरह के इमोशन वाले व्यक्तियों आपको देखने मिलेंगे। तो उनकी एक वो निस्वार्थ से इस छोटे से बच्चे की क्या करते, मदद करने आते। क्यों वो मदद करने आते? क्योंकि बसंत बहुत ही ईमानदार लड़का है। सॉरी। फिर राजकिशोर हंसकर बोलते, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। वो डॉक्टर को बोलते हैं, आप, मैं जब तक आता हूँ फ़ोन करके आप यही रहिए, इसको बचाना होगा, इसको अच्छी तरह से इलाज करना ही होगा। ये बच्चा गरीब है लेकिन बहुत अच्छा है, इसमें एक दुर्लभ यानी कि जो किसी में अक्सर देखने के लिए नहीं मिलता, वैसा अच्छा गुण है। ये बहुत ही प्रामाणिक ईमानदार लड़का है।
डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है क्षण भर के लिए। उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत होठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। तो इस तरह से प्रताप और डॉक्टर मिलकर इंजेक्शन तैयार करके डॉक्टर बसंत को इंजेक्शन देते हैं। फिर बसंत वहाँ पे होठ भींचता है। उसके मुख पर एक भाव नज़र आता है, वो कृतज्ञता, मतलब पंडित राजकिशोर के प्रति वो बहुत ही आभारी है, ऐसे उसके चेहरे पर आपको एक्सप्रेशन देखने मिलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एकांकी का अंत होता है। तो इस तरह से आपको इस पाठ में दो व्यक्तियों के गुण अच्छी तरह से देखने मिले। तो यही थी बसंत की सच्चाई। जो पहले मैंने बताया, जो व्यक्ति सच्चा रहता है, हमें कभी किसी लालच में नहीं आता, उसकी हर कोई क्या करता है, मदद करता है। तो भगवान ने ही पंडित राजकिशोर जी के रूप में आकर बसंत की क्या की, मदद की। तो इस पाठ का आशय विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है। मतलब इस तरह के जो भावनाएं मानव की रहती है, वो सोच समझकर विष्णु प्रभाकर जी उसको अपने लेखन में व्यक्त करते थे। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान पर दुख, कातरता जैसे मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम के कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय है। यानी कि यहाँ पे गरीब होकर भी प्रताप और बसंत बहुत ही प्रामाणिक है, ये दिखाया है। और दूसरी तरफ ऐसे जो व्यक्ति कंगाल दुर्बल रहते हैं, वह उनकी प्रति हमदर्दी और उनकी मदद करने वाला भी व्यक्ति समाज में है। ऐसे उदाहरण जो है राजकिशोर जी, इन दोनों का यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, चित्रण किया है। तो ये आशा है बच्चों पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।